गुजरात की पुलिस, विशेषकर सूरत क्राइम ब्रांच, अपने कड़े और जटिल मामलों को सुलझाने में एक प्रमुख पहचान रखती है। इसका जीता जगता उदाहरण गणेश पूजा पंडाल पर किए गए पथराव के आरोपियों के खिलाफ जो सूरत पुलिस ने एक्शन लिया, वह आपको याद ही होगा। खैर, आज हम एक ऐसे मामला की चर्चा करेंगे जिसने न केवल पुलिस को चैलेंज की बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित किया जिसने खुद को कानून की पकड़ से दूर रखा था। यह कहानी है एक 28 साल पुराने हत्या के मामले की, जिसने 3 दशक बाद फिर से ताजा हवा में अपनी महक फैलाई। 4 मार्च 1995 की रात, जब सूरत के पांडेसरा इलाके में एक हत्या हुई, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मामला इतना जटिल होगा। जिसकी हत्या हुई थी, उसका नाम शिवराम था और वह ओडिशा का रहने वाला था, जो काम की तलाश में सूरत आया था। वह अपने पुराने मित्र कृष्णा रघुनाथ प्रधान और बीना गांधी शेट्टी के साथ रहता था। यह तीनों एक ही स्थान से थे, लेकिन उनके बीच संबंध अचानक बुरे मोड़ पर पहुंच गए। कृष्णा और बीना को शिवराम पर विश्वास नहीं था। किसी न किसी कारण से उनके बीच अविश्वास की एक दीवार खड़ी हो गई। आखिरकार एक रात, जब शिवराम अपने भाई के साथ खाना खा रहा था, कृष्णा ने उसे बुलाया। इस बुलावे पर शिवराम बिना कोई शक किए वहां पहुंचा, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उसके जीवन का आखिरी दिन था। कृष्णा ने शिवराम को अपने पास बुलाया और जब वह आया तो बीना ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उस रात तलवार से किए गए वार ने शिवराम की जान ले ली। बाद में दोनों ने शव को पास की नहर में फेंक दिया। यह नहर पांडेसरा के सिद्धार्थनगर के करीब स्थित थी। पुलिस को हत्या की सूचना तब मिली जब शिवराम के दोस्तों ने मामले को उजागर किया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि शिवराम के दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है, लेकिन जब पुलिस ने कृष्णा और बीना का पीछा किया तो दोनों ने वहां से भागने का रास्ता तलाश लिया। सूरत पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। उन्होंने मृतक के दोस्तों से पूछताछ की और अन्य संभावित गवाहों को तलब किया। पांडेसरा पुलिस ने शुरुआती तौर पर यह पता लगाया कि कृष्णा और बीना फरार हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने कृष्णा के घर का दौरा किया, लेकिन वह वहां से गायब था। फिर पुलिस ने भी अपने सभी संसाधनों को इस मामले में झोंक दिया। उन्होंने ओडिशा और केरल तक की यात्रा की, जहां से कृष्णा और बीना का संबंध था। पुलिस की खोज से पता चला कि कृष्णा के परिवार के कुछ सदस्य बरकोदंडा में रहते थे। हालांकि जब तक पुलिस ने कृष्णा और बीना को पकड़ने का प्रयास किया, तब तक उन्होंने अपने परिवार को वहां से निकाल लिया था। कृष्णा और बीना के पास ठिकाने बदलने का अनुभव था, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। इसके अलावा वे अलग अलग राज्यों में छिपे हुए थे। इस हत्या के मामले ने सूरत पुलिस को चुनौती दी। उनके सामने अब यह सवाल था कि ऐसे शातिर आरोपियों को कैसे पकड़ा जाए जो इतने वर्षों से कानून की पकड़ से दूर थे। इस मामले में सूरत क्राइम ब्रांच ने जांच का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। सूरत क्राइम ब्रांच ने एएसआई शबीर अकबर शेख और एएसआई फरीद नसीब खान को इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले को सुलझाना है। पुलिस ने अपने खोजी दल को मजबूत किया और फिर से हत्या के समय के साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने शिवराम के दोस्तों, रिश्तेदारों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की, लेकिन हर बार उन्हें एक नया सुराग मिलने में कठिनाई हुई। पुलिस की जांच में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कृष्णा और बीना ने इतने वर्षों में अपने चेहरे और पहचान को बदल लिया था। पुलिस की मेहनत रंग लाई जब उन्हें पता चला कि कृष्णा रघुनाथ प्रधान का बेटा भुवनेश्वर के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम कर रहा है। इस जानकारी से पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। उन्होंने कृष्णा के बेटे की उम्र का अंदाजा लगाया और फिर शोरूम में उसे ढूंढने की कोशिश की। भुवनेश्वर के बेटे की तलाश करते हुए पुलिस ने उस क्षेत्र के कई ऑटोमोबाइल शोरूम का दौरा किया। यह पहचानने में कि कौन सा युवक कृष्णा का बेटा हो सकता है, पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां काम कर रहा था। 1995 में हुई इस हत्या के बाद
सूरत पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कृष्णा और बीना लंबे समय से फरार थे। इतने सालों में वे बार बार अपने ठिकाने बदलते रहे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन पुलिस के पास एक नई लीड आई। वो लीड था कृष्णा का बेटा। पुलिस ने अपने रणनीति में बदलाव किया और कृष्णा के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भुवनेश्वर में जांच शुरू की। कृष्णा और बीना का छिपने का तरीका काफी सिंपल था। उन्होंने सालों तक अलग अलग शहरों में अलग अलग पहचान के साथ अपना जीवन बिताया, और इधर पुलिस के रिकॉर्ड में कोई ठोस सुराग नहीं थे कि वे कहाँ हो सकते हैं। सूरत पुलिस ने अपनी कड़ी मेहनत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई राज्यों की यात्रा की। ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में कृष्णा के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। ओडिशा और केरल में पुलिस की टीम ने कृष्णा के परिवार और उसके करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की। यह प्रक्रिया बेहद कठिन थी, क्योंकि कई गवाह या तो इस मामले को भूल चुके थे या फिर डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते थे। फिर भी पुलिस ने किसी भी सुराग की तलाश जारी रखी, जिससे वे कृष्णा और बीना तक पहुंच सकें। बीना गांधी शेट्टी, जो इस हत्या की साजिश में कृष्णा की साथी थी, उसकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प थी। वह सूरत की एक स्थानीय निवासी थी, जो कृष्णा से काफी पहले से परिचित थी। दोनों के बीच संबंध बहुत गहरे थे, और उनकी साझेदारी ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। बीना की स्थिति बहुत जटिल थी। उसने अपने बचने के लिए कई बार अपना नाम और पहचान बदली थी। उसने विभिन्न शहरों में अलग अलग नामों से खुद को छिपाया। पुलिस को बीना के बारे में किसी भी ठोस जानकारी का अभाव था, लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच की मेहनत से धीरे धीरे उसका पता भी लगने लगा। पुलिस की खोज अब नए युग की तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में तेजी से आए विकास ने पुलिस की जांच प्रक्रिया को मजबूत किया। पहले जहां केवल गवाहों और स्थानीय निवासियों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा और अन्य डिजिटल उपकरणों की मदद से पुलिस ने जांच की दिशा को और मजबूत किया। पुलिस ने भुवनेश्वर के उस क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जहां कृष्णा के बेटे का शोरूम था। फुटेज में कृष्णा के बेटे की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। इससे पुलिस को उम्मीद थी कि वे कृष्णा और बीना का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। कृष्णा अपने बेटे से मिलने के लिए आता जाता रहता था, जिससे पुलिस को उन पर नजर रखने का मौका मिला। जांच की प्रक्रिया धीरे धीरे सुलझती चली गई। जब पुलिस को यकीन हो गया कि कृष्णा अपने बेटे से मिलने आ सकता है, उन्होंने ट्रैप लगाने की योजना बनाई। भुवनेश्वर में पुलिस की एक टीम लगातार कृष्णा के बेटे की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उसके पास आ रहा है। यह वही क्षण था जिसका पुलिस को इतने वर्षों से इंतजार था। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह कोई और नहीं, बल्कि खुद कृष्णा था। इतने सालों तक फरार रहने के बाद वह अंततः पुलिस के शिकंजे में आ गया। कृष्णा की गिरफ्तारी ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया। इतने वर्षों के बाद पुलिस के पास अब हत्या के मुख्य आरोपी में से एक था। उसे सूरत लाया गया, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान कृष्णा ने बताया कि वह इतने सालों तक कैसे फरार रहा। उसने कई शहरों में अपनी पहचान बदली थी और छोटी मोटी नौकरियों से अपना गुजारा किया था। उसने बीना के ठिकाने के बारे में भी कुछ सुराग दिए, जिससे पुलिस को अब बीना की तलाश में एक नई दिशा मिल गई। कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीना की तलाश तेज कर दी। पुलिस ने कृष्णा से मिले सुराग के आधार पर केरल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छापेमारी की। बीना भी कृष्णा की तरह ही अपने ठिकाने बदलती रही थी, लेकिन उसकी पहचान के बारे में कुछ खास सुराग नहीं मिले थे। पुलिस ने कृष्णा के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। आखिरकार एक दिन पुलिस को बीना की मौजूदगी का पता चला। वह अपने एक रिश्तेदार के साथ पुणे में छिपी हुई थी। पुणे पुलिस की मदद से सूरत क्राइम ब्रांच ने बीना को गिरफ्तार कर लिया। बीना की गिरफ्तारी के साथ ही 28 साल पुराने इस हत्या के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस के पास अब दोनों मुख्य आरोपी थे और उन्हें अदालत में पेश किया गया। यह मामला 3 दशकों से लंबित था, लेकिन अब न्याय की ओर पहला कदम बढ़ाया जा चुका था।
बीना और कृष्णा दोनों ने पुलिस के सामने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शिवराम की हत्या की थी और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। अब यह मामला अदालत में था। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे कि बीना और कृष्णा ने ही शिवराम की हत्या की थी। न्याय प्रणाली ने इस केस की गहराई से जांच शुरू की और अभियुक्तों के खिलाफ ठोस मुकदमा तैयार किया। हालांकि यह मामला 28 साल पुराना था, लेकिन सूरत क्राइम ब्रांच की मेहनत और निरंतरता ने इसे फिर से जीवंत कर दिया था। बीना और कृष्णा की गिरफ्तारी के साथ ही अब यह उम्मीद बढ़ गई थी कि इस हत्या के मामले में न्याय मिलेगा। कृष्णा और बीना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत में इस मामले को आगे बढ़ाया। हालांकि यह 28 साल पुराना मामला था, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही था। इस मुकदमे में स्थानीय मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि यह एक ऐसा केस था जो वर्षों तक अनसुलझा रहा था और अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका था। जैसे ही यह मामला अदालत में पहुंचा, अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत और गवाहों को पेश किया। पुलिस ने 1995 में हुई हत्या की गहन जांच रिपोर्ट और कृष्णा और बीना की गिरफ्तारी के बाद मिले बयानों को अदालत के सामने रखा। हालांकि इतने साल बीत चुके थे, लेकिन गवाहों और सबूतों की ताकत के कारण अभियोजन पक्ष को पूरा विश्वास था कि उन्हें न्याय मिलेगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि कैसे कृष्णा और बीना ने 1995 में शिवराम की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यह हत्या आपसी मतभेद और आर्थिक विवाद के चलते की गई थी। अभियोजन ने अदालत के सामने सबूत के रूप में पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और कृष्णा और बीना की गिरफ्तारी के बाद किए गए कबूलनामे को प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक था वह व्यक्ति जिसने शिवराम को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने अदालत को बताया कि शिवराम ने हत्या से एक दिन पहले कृष्णा के साथ किसी बात पर तीखी बहस की थी। इसके अलावा अभियोजन ने पुलिस द्वारा किए गए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टॉवर डेटा का भी हवाला दिया, जिससे कृष्णा की गतिविधियों का पता चलता है। अभियोजन की दलीलों का सामना करते हुए बीना और कृष्णा के वकीलों ने बचाव पक्ष की रणनीति तैयार की। उनके वकीलों ने दावा किया कि इस मामले में गवाहों के बयान बहुत पुराने हैं और उनमें से कई अब इस घटना को ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद किसी भी मामले की सच्चाई को पूरी तरह से प्रमाणित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबूत या तो खो गए होंगे या फिर गवाह अपनी यादों को बदल चुके होंगे। कृष्णा और बीना ने अदालत में अपने बयान में कहा कि उन्होंने शिवराम की हत्या नहीं की थी। उनके अनुसार शिवराम की हत्या किसी और ने की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को बंद करने के लिए उन पर झूठा आरोप लगाया। बीना ने विशेष रूप से कहा कि वह हत्या के वक्त कहीं और थी और उसके पास इस बात के ठोस सबूत थे। इस केस में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने वर्षों के बाद गवाहों को ढूंढना और उन्हें अदालत में पेश करना। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वे जितने भी गवाह जुटा सकते हैं, उन्हें अदालत में बुलाएं। कुछ गवाहों ने साफ साफ घटना का ब्यौरा दिया, जबकि कुछ ने समय बीतने के कारण कई चीजें भूल जाने का दावा किया। अदालत ने गवाहों के बयानों को सुना और कई बार उनके पुराने बयानों से तुलना की। यह जांचने की कोशिश की गई कि कहीं गवाह किसी दबाव या डर के कारण अपना बयान बदल तो नहीं रहे। इसके अलावा पुलिस ने उन दस्तावेजों और सबूतों को भी अदालत के सामने रखा, जिनसे यह साबित हो सके कि हत्या के वक्त बीना और कृष्णा दोनों घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने वह सबूत भी पेश किया जिसमें कृष्णा और बीना के बीच बातचीत का रिकॉर्ड था, जिसमें वे हत्या के बाद के बारे में बात कर रहे थे। इस मामले में देरी ने कई सवाल उठाए। इतने सालों तक यह मामला अदालत में क्यों नहीं आया? हत्या के बाद पुलिस ने जांच में क्यों देरी की? और आखिरकार इतने सालों बाद पुलिस को कैसे सफलता मिली? अदालत ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस से भी सवाल किए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उस समय अपराधियों का पकड़ में न आना और उनके बार बार ठिकाने बदलने के कारण मामले में देरी हुई थी। हालांकि पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की और अब उन्हें सफलताएं मिल रही थीं। इसके अलावा न्याय की जरूरत और पीड़ित परिवार की ओर से न्याय पाने की मांग ने इस मामले को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। शिवराम का परिवार अब तक न्याय की उम्मीद में जी रहा था और उनकी पूरी कोशिश थी कि अपराधियों को सजा मिले। अदालत की कार्यवाही दिन प्रतिदिन चलती रही।
अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे और अदालत के सामने सबूत पेश किए। हालांकि यह मामला बहुत पुराना था, लेकिन अदालत ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और सभी पहलुओं की गहराई से जांच की। इस दौरान शिवराम के परिवार ने भी अदालत में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि इस हत्या ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने न्याय की मांग की और अदालत से अनुरोध किया कि वह इस मामले में कठोर सजा दे। अदालत ने मामले की गहराई से जांच की और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाने की दिशा में बढ़ी। अंत में अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि कृष्णा और बीना दोनों ने मिलकर शिवराम की हत्या की थी। सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। कृष्णा और बीना दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचें। शिवराम के परिवार को आखिरकार न्याय मिला। इतने सालों के बाद अदालत का फैसला उनके लिए सुकून का क्षण था। उन्होंने इस दिन का लंबे समय तक इंतजार किया था और अब उन्हें न्याय मिल गया था। कृष्णा और बीना को सजा मिलने के बाद इस मामले ने मीडिया और जनता के बीच भी काफी चर्चा बटोरी। लोग इस बात से चकित थे कि इतने सालों बाद भी न्याय प्रणाली ने इस मामले को सुलझाया और दोषियों को सजा दी। कृष्णा और बीना को सजा मिलने के बाद वे दोनों जेल में बंद हो गए। बीना ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उसकी अपील को खारिज कर दिया। कृष्णा ने भी अदालत के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई ठोस आधार नहीं था। अदालत ने उसके सभी तर्कों को खारिज कर दिया और उसकी सजा को बरकरार रखा। इस केस ने न्याय प्रणाली की ताकत को एक बार फिर साबित किया। इतने सालों बाद भी अपराधियों को सजा दी गई और पीड़ित परिवार को न्याय मिला। यह मामला उन तमाम परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया, जो वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे थे। साथ ही इस केस ने यह भी सिखाया कि अपराधी कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वे कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। यह केस यह संदेश देता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों को कभी न कभी उनके किए की सजा जरूर मिलती है। कृष्णा और बीना को सजा मिलने के बाद यह केस न केवल कानूनी दायरे में चर्चा का विषय बना, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस मामले ने 28 साल बाद भी लोगों के भीतर न्याय की एक अदम्य शक्ति को महसूस कराया। शिवराम जैसे एक आम आदमी की हत्या के इतने सालों बाद भी यह न्याय प्रणाली की दृढ़ता और सटीकता को दर्शाता है कि किसी भी अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केस की गूंज खासतौर से उन क्षेत्रों में सुनाई दी जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते रहे थे। इस मामले ने यह दिखाया कि न्याय प्रणाली कितनी भी पुरानी हो, लेकिन एक सच्चे और निष्पक्ष जांच की बदौलत अपराधियों को सजा मिल ही जाती है। शिवराम का मामला उन तमाम परिवारों के लिए प्रेरणा बना जो सालों से अपने प्रियजनों के लिए न्याय का इंतजार कर रहे थे। अदालत के फैसले के बाद शिवराम का परिवार राहत की सांस ले सका। इतने सालों से उनके दिल में जो दर्द और दुख था, वह इस फैसले के साथ कुछ हद तक कम हुआ। एक बेटे, पति या भाई की हत्या के दोषियों को सजा मिलने के बाद उन्हें इस बात का संतोष मिला कि आखिरकार कानून ने अपना काम किया। शिवराम के बेटे, जो अब बड़े हो चुके थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उनके पिता की आत्मा के लिए शांति का क्षण था। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद है जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना था कि इस फैसले ने उनके परिवार को उस अधूरेपन से बाहर निकाला जो उनके पिता की हत्या के बाद से उनके जीवन में था। इस केस ने मीडिया में भी व्यापक कवरेज हासिल किया। अखबारों, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर इस घटना की हर छोटी से छोटी जानकारी को लोगों तक पहुंचाया गया। शिवराम के परिवार की संघर्ष यात्रा और पुलिस की कोशिशों की सराहना की गई और यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर कैसे एक 28 साल पुराना मामला भी सुलझाया जा सकता है। समाज में इस केस को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग यह मानते थे कि इतने सालों बाद न्याय मिलने का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि अपराध के समय से संबंधित ज्यादातर सबूत खो चुके होंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि देर से मिला न्याय भी न्याय के बराबर होता है।
शिवराम की हत्या का मामला न्याय की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बन गया, जिसने समाज को यह संदेश दिया कि चाहे कितने भी साल बीत जाएं, अपराधी अपने किए का फल जरूर भोगते हैं। यह केस भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। 28 साल बाद भी दोषियों को सजा मिलने का मतलब था कि न्याय कभी भी देरी से आता हो, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। यह केस उन सभी लंबित मामलों के लिए एक मिसाल बना जिनमें अब तक न्याय नहीं मिल पाया था। इसके अलावा पुलिस की भूमिका की भी प्रशंसा की गई, क्योंकि इस मामले में वर्षों बाद भी उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। पुलिस की जांच की दक्षता और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता ने यह सुनिश्चित किया कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिले। यह केस उन सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा बना जो पुराने और पेचीदा मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इस केस ने समाज के भीतर अपराध और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद की। शिवराम की हत्या का मामला यह साबित करता है कि किसी भी प्रकार के अपराध को गंभीरता से लेना आवश्यक है। इससे समाज को यह सीख मिली कि अगर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में देर हो रही है, तो यह जरूरी नहीं कि न्याय की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हो। इसके साथ ही इस केस ने समाज में अपराध की जड़ों को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को भी जन्म दिया। क्यों कुछ लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध करने को मजबूर होते हैं? क्या यह व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक परिस्थितियों या सामाजिक असमानताओं का परिणाम होता है? इस पर समाज में गंभीर चिंतन की जरूरत थी। इस केस ने इस बात की आवश्यकता को और भी प्रबल किया कि अपराध की रोकथाम के लिए समाज में शिक्षा, कानून और नैतिकता का प्रसार हो। हालांकि इस मामले में दोषियों को सजा मिली, लेकिन न्याय मिलने में 28 साल का लंबा समय लगा। यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई? क्या यह पुलिस की शुरुआती जांच में कमी का परिणाम था, या फिर न्यायिक प्रणाली की धीमी प्रक्रिया की वजह से? इस केस ने कानूनी प्रणाली में सुधार की जरूरत को भी उजागर किया। भारत में कई मामलों में यह देखा गया है कि न्याय मिलने में सालों का समय लग जाता है, जिससे पीड़ित परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी नुकसान पहुंचता है। इस केस ने न्यायपालिका और पुलिस के कामकाज में सुधार के लिए एक बहस को जन्म दिया, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में न्याय जल्दी और सही तरीके से मिल सके। इसके अलावा इस केस ने पुलिस जांच और अदालतों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत को भी उजागर किया। अगर पुलिस शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से लेती और तत्काल प्रभावी कदम उठाती, तो शायद शिवराम के परिवार को न्याय के लिए इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता। शिवराम की हत्या का मामला भारतीय कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। यह केस न्याय की दृढ़ता, पुलिस की कड़ी मेहनत और समाज के भीतर न्याय के प्रति विश्वास की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। शिवराम के परिवार की न्याय के प्रति अटूट आस्था ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपने किए गए अपराध से बच नहीं सकते। यह केस उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बना जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे थे। शिवराम का परिवार अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता था, क्योंकि उन्हें वह न्याय मिल चुका था जिसकी उन्होंने वर्षों तक उम्मीद की थी। इस केस का अंतिम संदेश यही था कि न्याय कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता। समय बीत सकता है, अपराधी छिप सकते हैं, लेकिन न्याय प्रणाली हमेशा अपना काम करती रहती है। शिवराम की हत्या के 28 साल बाद भी भारतीय न्याय प्रणाली ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी 28 साल पुरानी उस मर्डर केस की कहानी जिसे गुजरात पुलिस की कड़ी मेहनत और संकल्प ने सुलझाया। इस केस ने यह साबित किया कि कानून का शिकंजा कितना भी देर से क्यों न कसे, अपराधी बच नहीं सकता। अगर आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला हो या आपको हमारी ये कहानी दिलचस्प लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर कोई और केस आपके मन में हो जिसे हम कवर कर सकते हैं, तो वह भी साझा करें। हमारे अगले वीडियो में एक और रहस्य और रोमांचक केस के साथ जल्द हाजिर